हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है, कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल जो है टारगेट न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है तो हमें क्या देता है बच्चे, रेजिडुअल न्यूक्लियस देता है और क्या देता है बच्चे, आपको आउटगोइंग पार्टिकल देता है। तो हमने न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी किया, तो हमने उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ लॉस। ये न्यूक्लियर रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब ये कुछ जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करे, ठीक है। वो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो उसके बाद जो है हम आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसमें क्या है बच्चे कि हमने मान के चला, हमने एक न्यूक्लियर रिएक्शन हमने कंसीडर करके चली और हमने मान के चला कोई प्रोजेक्टाइल है, उसने क्या किया, टारगेट न्यूक्लियस को स्ट्राइक किया और हमें क्या दिया बच्चे, रेजिडुअल न्यूक्लियस दिया और क्या दिया, आउटगोइंग पार्टिकल दिया, ठीक है। उसके बाद इस रिएक्शन को बच्चे, जो हमारे पास ये जो रिएक्शन है, इसको हमने फर्दर जो है कैसे एनालाइज करना है इन टर्म्स ऑफ मास एंड एनर्जीज ऑफ न्यूक्लियाई। अभी ये जो रिएक्शन है इसको हम किस टर्म्स में लिखेंगे, इसकी मासेस में और इसकी एनर्जीज के टर्म्स में हम इसको लिखेंगे। तो जितने भी पार्टिकल इसके अंदर इन्वॉल्व है इन सबको हम किस में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी एंड मासेस ऑफ द न्यूक्लियर, ठीक है। तो हम पहले मान के चलते हैं जो जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है दैट इज एट रेस्ट, ठीक है। तो टारगेट न्यूक्लियस अगर रेस्ट पे है तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी बच्चे, mx c², ठीक है। और जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, वो क्या है बच्चे, मान लो किसी टी ए वेलोसिटी से, टी ए काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है और उसकी रेस्ट मास एनर्जी है एम ए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, mAc² प्लस में टी ए। ऐसे ही बच्चे जब हमें आउटगोइंग पार्टिकल मिल रहा है तो उस केस में जो हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल है उसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चे, mYc² प्लस वो जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज टी वाई। एंड द आउटगोइंग पार्टिकल जो है हमारे पास उसका अगर हम बात करें कि मास की, तो रेस्ट मास एनर्जी की बात करूं तो दैट इज mB c² प्लस में टीबी क्या है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो एम है दैट इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ ए, mx is rest mass energy of target nucleus, my is rest mass of residual nucleus, and mb is the rest mass of your आउटगोइंग पार्टिकल, ठीक है। तो mB c² से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेस्ट मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया, TA इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस projectile and TB is the kinetic energy of outgoing particle and TY is the kinetic energy of residual nucleus, ठीक है। तो हमने जो भी पार्टिकल्स रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व थे उसको हमने इन टर्म्स ऑफ किस में लिख लिया, हमने इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस ऑफ द न्यूक्लियाई एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर पार्टी ऑफ दीज पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो टारगेट है दैट इज एट रेस्ट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चे, जीरो होगी। इस करके हमने यहाँ पे टी एक्स हमने शो नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हमने डिफाइन कर दी। अब बच्चे हम एक न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होती है, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड दैट ऑफ इंसिडेंट रिएक्शन, ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल। तो ये जो हमारे पास क्यू है, क्यू को हमने क्या नाम दिया बच्चे, इसको हमने नाम दिया डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होती है, वो क्या होती है बच्चे, जो आपके प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन में जो एनर्जी है उसका, और प्रोडक्ट में जो रिएक्शन जो है उसकी जो एनर्जी है माइनस जो रिएक्टेंट के पोर्शन की जो एनर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में जो रिएक्शन जो है उसकी एनर्जी क्या है बच्चे, टी वाई प्लस में टी बी है, और माइनस जो हमारे पास रिएक्टेंट में जो एनर्जी है उसका क्या है, डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, टी ए। तो ये क्या है हमारे पास, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन माइनस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल जो है टी वाई प्लस में टी बी, इनकी जो है हमारे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी आपकी आउटगोइंग की, और जो हमारे पास टी ए है दैट इज रिएक्टेंट की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ ये जो इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे देगा बच्चे, क्यू वैल्यू। ऐसे ही बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं, क्यू को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्यू जो है बेसिकली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन, हमारे पास ये वाली इक्वेशन है जो हमारे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इससे अगर मैं देखूं तो मैं क्यू को इस तरह से भी लिख सकती हूँ। क्यू इज बेसिकली क्या है आपका, जो आपका एम एक्स है प्लस में स्मॉल एम एक्स इंटू c² माइनस क्या है बच्चे, एम एक्स प्लस में एम ए इंटू c² माइनस क्या होगा आपका
माइनस एम वाई प्लस में एम बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यही लिख सकते हैं, दैट इज सी स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई या कॉमन ले लो आप। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड क्यू वैल्यू को डिफाइन कर लिया किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कि क्यू वैल्यू क्या है बच्चे, जो रेस्ट मास एनर्जीज हैं, ठीक है ना, रेस्ट मास एनर्जीज है बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन का, इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे देगा, हमें क्यू वैल्यू दे देगा। तो क्यू वैल्यूज बेसिकली क्या है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो दो तरह से हमने डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को हमने डिफाइन किया। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है बच्चे, जब हमारा रिएक्टेंट है वो टूटकर या फिर जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है जब किस में कन्वर्ट होता है, आउटगोइंग जो हमारा पार्टिकल है और रेसिडुअल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो एमिट करता है, और वो एनर्जी एमिट करता है इन टर्म्स ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, और आप कह सकते हो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू हमने डिफाइन कर ली, यानी कि कितनी एनर्जी जो है टोटली अब्जॉर्ब हुई है ए और रिलीज हुई है इन द रिएक्शन, ठीक है ना। ये रिएक्शन होने के लिए जो हमारा ए को जब इसने स्ट्राइक किया था टारगेट न्यूक्लियस को, तो हमारे पास जो वाई और प्लस बी बना है, तो जितनी एनर्जी उसने रिलीज की है, ठीक है ना, या अब्जॉर्ब की है ये प्रोडक्ट देने के लिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज बेसिकली एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो हमने निकाल ली, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि क्यू वैल्यूज बेसिकली क्या से डिफाइंड है, टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन, कितनी टोटल एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, तो यहाँ अब्जॉर्ब हुई है। अब बच्चे जब हम ये क्यू वैल्यू हमने नोट किया, अब ये क्यू वैल्यू जो है अगर हमारी पॉजिटिव आती है, यानी कि एम एक्स प्लस में एम ए, इसका मतलब ज़्यादा होगा किससे, आपका एम वाई प्लस में एम बी से, तो ये रिएक्शन आपकी कैसे कहलाएगी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि अगर हमारा क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो ये कब हो सकता है कि जब हमारे सम किसका, इंसिडेंट पार्टिकल का और टारगेट न्यूक्लियस का किससे बड़ा हो, आपका प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड द आउटगोइंग पार्टिकल, ठीक है। तो जब ये चीज़ इससे ज़्यादा होगी तभी हमारा क्यू वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। दैट मीन्स एनर्जी जो है, जो रिलीज होगी एनर्जी, जो बाहर निकलेगी एनर्जी, वो क्या होगी, जो भी आपके प्रोडक्ट न्यूक्लियस और आउटगोइंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में वो यूटिलाइज होगी, ठीक है ना, तो उसमें शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी मान लो क्यू एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी जो है ये दोनों पार्टिकल्स जो है इक्वली क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। और ये अगर क्यू हमारा पॉजिटिव होगा तो उस केस में जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी बच्चे, आपकी एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस एनर्जी रिलीज जो है इज शेयर्ड बिटवीन द जो आउटगोइंग पार्टिकल एंड द रेसिडुअल न्यूक्लियस और प्रोडक्ट न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद है क्यू वैल्यू इज नेगेटिव। क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो बच्चे हमारे पास जो रिएक्शन हो जाती है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है बच्चे, क्यू वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब हमारा जो आउटगोइंग पार्टिकल है, यानी और आउटगोइंग पार्टिकल है और जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, इन दोनों का जो मासेस का सम जो है वो ग्रेटर होगा किससे, आपका इंसिडेंट पार्टिकल के मास से और आपके इंसिडेंट पार्टिकल के मास से और आपके टारगेट न्यूक्लियस के मास से। तो इस केस में बच्चे जो रिएक्शंस होती हैं ना, वो इस तरह की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना। रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस फॉर एनी एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इस तरह की रिएक्शंस जो है ना, अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी का प्रोजेक्टाइल आ जाएगा, इंसिडेंट करवा देंगे, टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करवा देंगे और रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, नहीं। तो ऐसी रिएक्शंस कब पॉसिबल हो सकती हैं बच्चे, जबकि क्या हो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैज़ टू बी हायर इनफ देन हिज नेगेटिव क्यू वैल्यू in order that the reaction takes place। तो रिएक्शन फिजिबल तभी होगी जो हमारे पास जो हमारा रेसिडुअल, ये जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल हमारा है, जो प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक करवा रहे हैं, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव क्यू वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारी रिएक्शन क्या हो सके, पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो भी हमारी रिएक्शन पॉसिबल होगी जब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी बच्चे, आपकी जो इंसिडेंट पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द नेगेटिव क्यू वैल्यू, ताकि हमारी रिएक्शन क्या हो जाए बच्चे, फिजिबल हो जाए, पॉसिबल हो जाए, ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हमारा समझ में आया आपको। अगर देखो बच्चे ये नेगेटिव क्यू वैल्यू है, अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर हमने बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लिया तो हमारा क्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन हमारी प्रोसीड कर जाएगी। लेकिन अगर ये काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो नेगेटिव क्यू वैल्यूज के लिए जो है हमारी रिएक्शन जो है हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब ये हमने अभी तक डिस्कस किया, दैट इज बेसिकली एनर्जेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी हम इसकी काइनेमेटिक्स हम पढ़ेंगे ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो आगे का हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कह रखा है बच्चे, जो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस है उसकी रिकॉयल एनर्जी को हमने डिफाइन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टी वाई, ठीक है ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल न्यूक्लियस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, टी वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है।
तो टी वाई इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल न्यूक्लियस, ठीक है ना, रिकॉयल न्यूक्लियस कह लो या प्रोडक्ट न्यूक्लियस की जो है काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद क्या कह रखा है यहाँ पे, ओके तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो ये टी वाई है रिकॉयल ऑफ न्यूक्लियर, रिकॉयल एनर्जी जो है प्रोडक्ट न्यूक्लियस की है वो बहुत स्मॉल होती है, ठीक है ना, इसको मेजर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस केस के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ता है कि इस फैक्टर को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो हमारे पास रिकॉयल जो आपका एनर्जी आ रही है प्रोडक्ट न्यूक्लियस की, इसको हमें एलिमिनेट करना होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है इस कंजर्वेशन को ओबे करवाने के लिए, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया था, तो उन्होंने क्या, एक एक्सपेरिमेंट में हमने क्या कैलकुलेट किया, बच्चे क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। तो क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी है, उसके लिए पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रखा है बच्चे कि मान लो कोई ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना, हमने उसको किसके ऊपर स्ट्राइक करवाया, किसी एक्स के ऊपर, एक्स टारगेट के ऊपर हमने स्ट्राइक करवाया, और स्ट्राइक करने के बाद बच्चे क्या हुआ कि जो आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियस है वो भी रिकॉयल हुआ और आपका जो है आउटगोइंग पार्टिकल है वो रिकॉयल हुआ, ठीक है। जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस रिकॉयल हुआ वो रिकॉयल हुआ बच्चे फाई एंगल से, या आप कह सकते हो स्कैटर्ड हुआ फाई एंगल से, और जो आपका आउटगोइंग पार्टिकल है वो रिकॉयल हुआ बच्चे थीटा एंगल से। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इसके ऊपर स्ट्राइक किया तो हमें क्या मिला कि देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो एम वाई है वो क्या है बच्चे, ये जो हमारा वी वाई है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेजिडुअल न्यूक्लियस एंड वी बी इज द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल, ठीक है ना। तो वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है हमारे एक्सिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे मान लिया हमने जो हमारा टारगेट, जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है वो उसकी वेलोसिटी वी है, और हमारा जो पार्टिकल है जो टारगेट न्यूक्लियस है दैट इज एट रेस्ट, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी 0 है, और इसकी जो हमारे रेजिडुअल न्यूक्लियस की वेलोसिटी वी वाई है, और जो हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चे, वी बी है। तो इन्हीं वेलोसिटीज़ को हम फर्दर जो है कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो वी वाई को हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी वाई कॉस फाई, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ योर इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है ना। तो उस केस में जो हमारी वी वाई होगा वो वी वाई कॉस फाई होगा, ठीक है। और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, वी वाई साइन साई। ऐसे ही बच्चे हम जो है रिकॉयल हमारा जो आउटगोइंग पार्टिकल है उसको अगर हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आएगा वी वाई कॉस थीटा, वी बी आप कह सकते हो वी बी कॉस थीटा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वर्टिकल की वो डाउनवर्ड होगी, वो क्या होगी, वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस लगाएंगे एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा बच्चे, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस हमने क्या लगाना है बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बच्चे, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन मोमेंटम शुड बी कंजर्व। तो हमारी रिएक्शन क्या आती है बच्चे, ए जो है, जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो एक्स न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करेगा और हमें क्या देगा, वाई प्लस में बी। तो ये जो है बिफोर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर रिएक्शन दैट शुड बी इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन। तो बच्चे हमारे पास बिफोर के लिए क्या होगा, एम में वी ए, ठीक है ना, और हमारे पास रेजिडुअल न्यूक्लियस जो हमारा आपके पास जो टारगेट न्यूक्लियस है दैट इज एट रेस्ट, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, तो उसका मोमेंटम क्या होगा बच्चे, 0 होगा, प्लस मोमेंटम ऑफ जो रिकॉयल आप कह सकते हो रेजिडुअल न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पे क्या होगा, एम वाई वी वाई कॉस साइन, ठीक है ना, प्लस ये भी क्या होगा बच्चे, एम बी वी बी कॉस थीटा, ठीक है ना, इसका एंगल कितना बच्चे, थीटा है। तो ऐसे ही बच्चे दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो बच्चे परपेंडिकुलर, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, उसकी कोई वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 0 होगा। और जो हमारा रेजिडुअल न्यूक्लियस है दैट इज आल्सो एट रेस्ट, तो यहाँ पे जो टोटल मोमेंटम है बिफोर रिएक्शन अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस दैट इज 0। और यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा बच्चे, जो हमारा रेजिडुअल न्यूक्लियस है वो क्या होगा बच्चे, वी वाई साइन साई, और इसका जो मास है दैट इज एम वाई। और बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है, बिकॉज इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एम बी वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये जो है आप ये भी कह सकते हो जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है और आपका आउटगोइंग पार्टिकल है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो ये जो है रिकॉयल कर रहा है, ये स्कैटर्ड कर रहा है, तो इस करके यहाँ पे जो हमारा साइन आएगा दैट इज माइनस
एम वी डाउनवर्ड के अकॉर्डिंग माइनस एम वी वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बच्चे क्या करना है, इस साई को एलिमिनेट करना है, हमें क्या करना है बच्चे, इस साई को एलिमिनेट करना है। तो इस साई को हमने किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे एम वाई वी वाई कॉस साई हमने इधर रख लिया, ये वाली टर्म इधर रख ली, इधर ले गए इस टर्म को, तो क्या हो जाएगा एम बी वी बी कॉस थीटा माइनस एम ए वी ए, ठीक है। तो एम ए आपने यहाँ पे इसको इधर रखा है तो क्या होगा, सॉरी एम ए इसको इधर रखेंगे तो क्या होगा एम ए वी ए माइनस एम वी वी बी कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से बच्चे ये जीरो के इक्वल है तो क्या हो जाएगा एम वाई वी वाई साइन साई इज इक्वल टू एम बी वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ठीक है ना, हम इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एम वाई वी वाई कॉस साई का होल स्क्वायर प्लस एम वाई वी वाई साइन साई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है एम वाई वी वाई कॉमन आ जाएगा दोनों से, इन दोनों का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर साई क्या हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा एम वाई वी वाई का होल स्क्वायर या एम वाई स्क्वायर प्लस इंटू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम खोलेंगे तो क्या आएगा एम ए वी ए माइनस एम वी वी बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम वी वी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको हम खोलेंगे तो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस इंटू वी बी स्क्वायर माइनस 2 एम ए वी ए एम बी वी बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करूँ, जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ ऑफ एम ए वी ए उसका स्क्वायर, और ऐसी काइनेटिक एनर्जी आउटगोइंग पार्टिकल की क्या है बच्चे हाफ एम बी वी बी स्क्वायर। और बच्चे रेजिडुअल न्यूक्लियस की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ दैट इज हाफ एम वाई वी वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चे, जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, इसमें से वी ए वी बी और वी वाई को हम एलिमिनेट कर देंगे, वी ए वी बी और वी वाई को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, जो वी ए है उसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊँ तो वी ए जो हमारा टी ए है दैट इज हाफ ऑफ एम ए इंटू वी ए स्क्वायर। तो वी ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, वी ए का स्क्वायर को एलिमिनेट करते हैं तो क्या आएगा बच्चे 2 टी ए बाय में एम ए, ठीक है। तो हम जब ये सब्सटीट्यूट करेंगे, आपने क्या करना है वी ए का स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो यहाँ से बच्चे वी वाई का स्क्वायर जब सब्सटीट्यूट करेंगे, एम वाई वी वाई का स्क्वायर सब्सटीट्यूट करोगे तो वी वाई का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 2 टी वाई बाय में एम वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टी वाई बाय में एम वाई इंटू एम वाई, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चे ये एम वाई का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एक एम वाई से एक वाई एम वाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 टी वाई इंटू एम वाई। तो यही आ रखा है बच्चे 2 टी वाई इंटू एम वाई इज इक्वल टू ऐसी 2 टी ए इंटू एम ए आ जाएगा, ऐसे 2 टी प्लस 2 टी बी इंटू एम बी आ जाएगा माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एम एम बी टी ए टी बी का 1/2 कॉस थीटा। तो यहाँ से बच्चे जो हमारा टी वाई है हम निकाले तो बच्चे हमने क्या करना है 2 एम वाई से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, टी ए एम ए बाय में एम वाई प्लस में टी बी एम बी बाय में एम वाई माइनस ऑफ 2 बाय में एम वाई दिस टर्म इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे बच्चे, जो सब्सटीट्यूट करेंगे टी वाई की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4.3, जो हमारी 4.3 इक्वेशन है बच्चे, जो हमारी 4.3 इक्वेशन है, बेसिकली आप ये भी कह सकते हो हमें क्या निकालना है बच्चे, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालना है। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होती है मैंने आपको बताया था, तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होती है आपकी टी वाई प्लस में टी बी माइनस ऑफ टी ए, ये आपकी क्या है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे बच्चे टी वाई टी बी और माइनस टी ए, तो यहाँ से बच्चे टी वाई की जो हमने वैल्यूज़ निकाली है ये टी वाई की वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकल जाएगी। तो हमारी जो टी वाई की वैल्यू क्या निकल के आई है बच्चे टी ए एम ए बाय में एम वाई प्लस में टी बी एम बी बाय में एम वाई माइनस ऑफ 2 बाय में एम वाई दिस टर्म 1/2 इंटू कॉस थीटा प्लस में टी बी माइनस में टी ए। तो बच्चे हमने क्या किया यहाँ पे टी बी को हमने कॉमन ले लिया, जब टी बी को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से टी ए को कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो टी ए कॉमन आ गया तो क्या आ गया बच्चे यहाँ से हमारे पास, पहले टी बी को कॉमन लिया हो तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में एम बी बाय में एम वाई, ऐसे ही माइनस ऑफ टी ए करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ एम ए बाय में एम वाई माइनस ऑफ दिस टर्म इंटू कॉस थीटा। तो ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आई है बच्चे ये क्यू वैल्यू हमें मिली है, क्यू इक्वेशन इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है एक रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये जो हमें क्या दे रहा है एक रिलेशनशिप दे रहा है, जो भी एनर्जी रिलीज हुई है और जो क्वांटिटीज़ हैं हमारी टी ए टी बी थीटा इनके बीच में एक रिलेशनशिप दे रहा है। तो अब हम जो है इसमें से बच्चे हम कुछ स्पेशल केसेस करेंगे। स्पेशल केसेस कौन से, कि जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जीरो बम्बार्डिंग एनर्जी होगी। तो हम सारे स्पेशल केसेस करके चलेंगे। तो सबसे पहला स्पेशल केस देख लेते हैं बच्चे
कि जो प्रोडक्ट पार्टिकल है एनर्जीज एट राइट एंगल टू इंसिडेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे मान के चला जो हमारा प्रोडक्ट पार्टिकल है वो उसकी जो वो क्या कर रहा है बच्चे, वो जो है इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चे, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये नहीं कि आप ये भी कह सकते हो जो हमारा आउटगोइंग पार्टिकल है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे बच्चे आउटगोइंग पार्टिकल को मैंने किससे रिप्रेजेंट करा था, थीटा से रिप्रेजेंट किया था। तो जो आउटगोइंग पार्टिकल है अगर वो कितना एंगल बना रहा है बच्चे, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना, इंसिडेंस के साथ, मतलब ये जो एंगल है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, आप थीटा को 90 पुट करोगे, जब थीटा को हम 90 पुट करेंगे तो कोस 90 क्या होता है बच्चे, 0 होता है। तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो है टी बी माइनस टी ए, मतलब इसी के ऊपर, इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट केस में हम क्या मान के चलेंगे कि जो पार्टिकल है उसकी जीरो बम्बार्डिंग एनर्जी है, ठीक है, यानी कि जीरो एनर्जी का हम चार्ज पार्टिकल हम लेके चलेंगे, ठीक है। इससे आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है उसकी जो एनर्जी है यानी कि काइनेटिक एनर्जी टी ए की बात करूं दैट इज 0, ठीक है ना। तो अगर ये टी ए 0 है, दिस टर्म इज आल्सो 0, दिस टर्म इज आल्सो 0, सिर्फ हमारा क्या होगा, ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है ना। तो क्यू वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टी बी प्लस इंटू 1 प्लस में एम बी वाई में एम वाई, यानी कि जो क्यू वैल्यू है वो सिर्फ आउटगोइंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और आउटगोइंग और रेजिडुअल न्यूक्लियस जो है उनके ऊपर ही डिपेंड करेगी, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो केस है बच्चे बेसिकली न्यूट्रॉन्स के साथ ही पॉसिबल है। तो जो कूलम बैरियर होता है वो प्रिवेंट करता है इस तरह की रिएक्शन जिसमें जो है जीरो एनर्जी का चार्ज पार्टिकल जो है एंटर करे। पर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उस केस में हमारा टी ए 0 होगा, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी और क्यू वैल्यू हमारी किसके इक्वल निकल के आएगी, इसके इक्वल निकल के आएगी। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं बच्चे, क्यू वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं जितनी जो भी इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसका एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर पाना या फिर ऐसे पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कर पाना, इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम होती है, 1 में से आप 1000 तक ही आप एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हो। उसके बाद है बच्चे आपके पास जर्नल सॉल्यूशन ऑफ क्यू इक्वेशन। अगर हमें जर्नल सॉल्यूशन क्यू इक्वेशन का फाइंड आउट करना है तो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ये वाली जिसमें हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकाली थी, इस केस के अंदर हम क्या करेंगे बच्चे, जो हम टी का वेरिएशन टी ए के सब जब देखेंगे तो हमें जो है बेसिकली इस तरह की जर्नल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी रूट टी बी में। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं टी बी माइनस 2u टी बी की पावर 1/2 माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चे जो आपका u है बच्चे इसी इक्वेशन को बच्चे इसको इन टर्म्स ऑफ दिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे u जो आपका है दैट इज अंडर रूट ऑफ एम ए एम बी इंटू टी ए बाय में एम वाई प्लस में एम बी कॉस थीटा, और ऐसे ही v को लिखा हुआ है एम वाई क्यूब प्लस में टी ए एम वाई माइनस एम बी बाय में एम वाई प्लस में एम बी, ठीक है। तो रूट टी बी जो है उसका जो एक सोल्यूशन में हमें मिलेगा दैट इज यू प्लस में अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस में वी। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है एनर्जेटिकली पॉसिबल होगा अगर हमारा जो रूट टी बी है वो रियल आए, पॉजिटिव आए, ठीक है ना, तभी हमारा ये चीज़ पॉसिबल होगी, ठीक है ना, रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा। अब देखो बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने आपको बताया था वो रिएक्शन जिसमें क्या होती है बच्चे, एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। तो रिएक्शन जिसमें क्या होती है बच्चे, लिबरेशन ऑफ एनर्जी यानी विच आर कंपेन्ड बाय अ लिबरेशन ऑफ एनर्जी, वो आपकी कैसी रिएक्शंस होती हैं बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो उस केस में क्यों हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और जो टी ए है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो बड़ा ही होना चाहिए। तो मान लिया हमारा जो टी ए है अगर 0 को अप्रोच करेगा बच्चे, यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो जब टी ए 0 को अप्रोच करेगा तो एम वाई बाय में क्यों दोनों एम वाई प्लस में एम बी दोनों के डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, तो हमारी वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, एम वाई क्यू बाय में एम वाई प्लस में एम बी, क्योंकि ये जो टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ऐसी जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मान के चलते हैं 0 है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टी बी है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज यू अंडर रूट टी बी इज इक्वल टू यू। तो टी बी क्या आ जाएगा हमारे पास, टी बी इज बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एम वाई बाय में एम वाई प्लस में एम बी, ठीक है। पर हमने यहाँ पे यू 0 मानना हुआ है और यहाँ पे बच्चे हमने क्या मानना है, यू 0 है तो अंडर रूट ऑफ बी अंडर रूट ऑफ टी, तो टी बी इज इक्वल टू वी, तो यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो टी बी है दैट इज आउटगोइंग पार्टिकल की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो हर थीटा वैल्यूज के लिए सेम होती है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी अगर हम मान के चले, अगर हम सबको जो मान के चले जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की अगर 0 है, जब टी ए हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में जो हमारा टी बी है वो किसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल है,
क्यू एम वाई वाई में एम वाई प्लस में एम बी। तो हम जब टोटल डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज टी बी प्लस में टी बी एम बी वाई में एम वाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट साइन, और आप कह सकते हो थीटा प्लस साई जो है हमारे पास कितना निकल के आएगा बच्चे 180 डिग्री। तो टी बी प्लस टी वाई हमारा क्यू के इक्वल निकल के आएगा, और जो थीटा प्लस साई है दैट शुड बी 180 डिग्री। अब थीटा प्लस साई जो है बच्चे ये अगर 180 डिग्री है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तब पॉसिबल है जो हमारा प्रोजेक्टाइल है बहुत लाइट हो एज कंपेरिजन टू योर प्रोडक्ट न्यूक्लियस, ठीक है ना। और वी की हमेशा वैल्यूज कैसी रहेंगी, प्रोजेक्टाइल की जो एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, वो भी हमेशा क्या रहेगी बच्चे, पॉजिटिव रहेगा। और ये पॉजिटिव रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो फिजिबल होगी। और यहाँ पे एक और कह रखा है बच्चे, अगर टी बी सिंगल वैल्यूड होता तो क्यू भी पॉजिटिव है और एम वाई शुड बी ग्रेटर देन एम बी। तो टी बी जो है बेसिकली डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे, और दैट इज स्मॉलेस्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लास्ट है बच्चे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें अब्जॉर्प्शन होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। उसमें क्या होता था बच्चे, एनर्जी रिलीज की जाती है, इसमें क्या करते हैं जो अब्जॉर्ब करता है एनर्जी। तो उस केस में बच्चे नेगेटिव क्यू वैल्यूज आती हैं। टी ए अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, टी ए अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो यू स्क्वायर प्लस में वी आएगा दैट शुड बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट टू टी बी भी हमारा इमेजिनरी होगा। यू स्क्वायर प्लस में वी नेगेटिव है तो बच्चे ये नेगेटिव आएगा, रूट में नेगेटिव का मतलब क्या, इमेजिनरी टर्म, तो टी बी हमारा क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो इस तरह की रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकती। आगे एक और चीज़ दे रखी है बच्चे, रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल रखी है कि कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए प्रोजेक्टाइल की कि रिएक्शन क्या हो सके, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि कितनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए प्रोजेक्टाइल की कि रिएक्शन पॉसिबल हो सके। तो उस केस के लिए जो बच्चे हमारा टी ए है दैट शुड बी वेरी लार्ज, इतना लार्ज होना चाहिए कि जो हमारे यू स्क्वायर प्लस में वी, ये जो अंडर रूट वाली टर्म है क्या हो बच्चे, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तभी हमारा टी बी क्या होगा, लार्ज होगा। तो उस केस में बच्चे हमारे पास क्या दे रखा है, जो यू स्क्वायर प्लस में वी है वो क्या होना चाहिए बच्चे, जीरो होना चाहिए। तो यू स्क्वायर की वैल्यू बच्चे आपके पास ये है और वी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो हम दोनों का स्क्वायर करके इसको क्या कर देंगे, यू स्क्वायर प्लस में वी करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए बच्चे, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से एम ए एम बी टी ए बाय में एम वाई प्लस में एम बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में दिस टर्म वी की इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बच्चे हमारे जो टी ए कॉमन आ गया यहाँ से हमारे पास, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। एम वाई माइनस में एम ए, ठीक है ना, टी ए कॉमन लिया हमने, क्यों एम वाई को इधर ले गए, माइनस क्यों एम वाई को इधर ले गए, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, और एम वाई प्लस में एम बी, एम वाई प्लस में एम बी, तो एक बार जो है कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है ना, और एक बार एम वाई प्लस में एम बी बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो एम वाई और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया, तो ऊपर यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या बचा कि हमारे पास क्यू एम वाई को हम इधर लेके गए हुए हैं, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या बचा, टी ए हमने कॉमन ले लिया, तो एम वाई माइनस एम ए प्लस में एम ए एम बी कॉस स्क्वायर थीटा बाय में एम वाई प्लस में एम बी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे इसको और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी ए क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ क्यू एम वाई एम बी बाय में अंडर रूट इज डिवाइडेड बाय में एम वाई प्लस में एम बी माइनस एम ए माइनस ऑफ एम ए एम बी बाय में एम वाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी। तो मान लो जो हमारा थीटा अगर जीरो है, अगर थीटा हम कंडीशन लेते हैं थीटा अगर जीरो है तो हमारे पास टी ए क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, कि बच्चे थीटा जीरो है तो साइन जीरो क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। तो उस केस में टी ए की वैल्यू हमारे पास बहुत मिनिमम होगी और उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होनी चाहिए, दैट इज माइनस क्यू एम वाई एम बी बाय में एम वाई प्लस में एम वाई माइनस में एम बी माइनस में एम ए, ठीक है। इतनी वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि हमने माइनस ऊपर ले लिया कॉमन। तो यहाँ से बच्चे एक इक्वेशन और क्या रखी है, अगर मान लो कि एम एक्स हमारा बहुत बड़ा है क्यू स्क्वायर क्यू बाय में सी स्क्वायर से, तो हमें क्या मिलेगा, एम एक्स प्लस में एम ए इज इक्वल टू एम वाई प्लस में एम बी, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन का अपना यूज़ करो, आप ये करो कि जो हमारा क्यू हमने इस तरह से भी डिफाइन किया था, दैट इज एम एक्स प्लस में एम ए माइनस एम वाई प्लस में एम बी इंटू सी स्क्वायर, हमने ये भी डिफाइन किया था। तो जब एम एक्स हमारा बहुत बड़ा होगा क्यू बाय में सी स्क्वायर से, तो हमने एम एक्स बहुत बड़ा लिया, तो हमारा उस केस में बच्चे हमारे पास ये जो एम एक्स प्लस में एम ए है और ये दोनों टर्म्स क्या होंगी बच्चे, इक्वल हो जाएंगी।
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम निकालेंगे बच्चे, जब ये दोनों टर्म्स हमने इक्वल कर ली तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस में एम ए इक्वल कर लिया, तो यहाँ पे ही बच्चे ये है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी ए थ्रेशोल्ड हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज माइनस ऑफ क्यू, ये हम लिख सकते हैं एम एक्स प्लस में एम ए बाय में एम एक्स, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे एम वाई माइनस एम बी, ठीक है ना, या फिर आप एम वाई की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करोगे ना, तो एम वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आएगा, एम एक्स प्लस में एम ए माइनस एम बी, तो एम एक्स प्लस में एम बी प्लस में एम ए, तो एम बी प्लस में एम ए कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका एम एक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या हो गया, थ्रेशोल्ड पे जो रिएक्शन पार्टिकल है फर्स्ट, जो अगर इससे थ्रेशोल्ड जो है, जो हमने अभी हम क्या करेंगे बच्चे, एक ऐसी रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे बच्चे सबसे पहले जो है पार्टिकल अपीयर होगा, ठीक है ना, तो वो कब अपीयर होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, यानी कि थीटा क्या होगा बच्चे, 0 होगा उस केस में, जब थीटा 0 होगा तो हमारे पास टी बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो दैट मीन्स इक्वल टू टी ए थ्रेशोल्ड इंटू एम ए एम बी बाय में एम ए प्लस में एम वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने एट द थ्रेशोल्ड हमने रिएक्शन पार्टिकल जो पहली बार जो है अपीयर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ विथ काइनेटिक एनर्जी, किस काइनेटिक एनर्जी से अपीयर होगा, जो पार्टिकल जो हमारा प्रोडक्ट में जो पार्टिकल हमें मिलेगा तो वो किसके इक्वल नहीं मिलेगा बच्चे, टी बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये निकल के आएगी, ठीक है, टी ए थ्रेशोल्ड इनटू दिस। तो ऑल द प्रोजेक्टाइल एनर्जी इज रेज्ड एंड पार्टिकल बिगिंस टू अपीयर एट थीटा इज इक्वल थीटा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल की एनर्जी हम इंक्रीज कर देंगे तो बी जो है वो हमारा अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो पहली बार जब अपीयर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टी बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर के इक्वल होगी। तो यहाँ से बच्चे हमारा ये निकल गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्या रखी है कि अगर नेगेटिव क्यू वैल्यू अगर हम कंसीडर करके चलते हैं तो एनर्जी जो है प्रोजेक्टाइल की हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए क्यू वैल्यू से, और जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, रिएक्शन पॉसिबल कराने के लिए। तो अगर हमें नेगेटिव क्यू वैल्यू है तो सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कर सकते कि आप क्या करो कि एनर्जी बढ़ा दो प्रोजेक्टाइल की और क्यू वैल्यू से, ये इनफ नहीं है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि एनर्जी जो है प्रोजेक्टाइल की क्यू वैल्यू से इस फैक्टर से आपको क्या करनी पड़ेगी, या फिर एम ए एम एक्स बाय में एम एक्स, यानी कि ये जो फैक्टर है इससे इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब इससे इंक्रीज होगी इसकी एनर्जी तभी क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है ना, तभी रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी। यानी कि जो क्यू वैल्यू हमें कहा ना, नेगेटिव क्यू वैल्यू से जो हमारी वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी जो है किसकी, प्रोजेक्टाइल की ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, इस फैक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने इसके अंदर क्या निकाला बच्चे, वो फैक्टर निकाला जिससे जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्यू वैल्यू का सिग्निफिकेंस ये कह रहा है कि क्यू वैल्यू जो है बेसिकली एनर्जी ऑब्जर्व और एनर्जी रिलीज बताता है, और इसका फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है बच्चे, मैंने आपको बताया है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है ना, एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, ठीक है ना। तो ये क्यू वैल्यू से हमें यही पता चलता है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी इन जब न्यूक्लियर रिएक्शन में, दैट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ जो कह सकते हो पहले जो मास था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, एनर्जी में, फिर एनर्जी जो है रिलीज हुई थी, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली आप बताता है कि मास को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगली बार हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।